इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थी, अभिभावक एवं साथियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको पीछे वाले वीडियो में विद्यार्थी यह बताया गया था मनुष्य के फेफड़ा और फेफड़े से संबंधित बातों के बारे में, और फेफड़े को सुरक्षित रखने की भी बात बताए थे। आज हम लोग बताए गए थ्योरी के आधार पर कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर। जैसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। बोला गया श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपको कल बताए थे सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में अंतर, तो आज हम लोग उसी से संबंधित एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि श्वसन की क्रिया में डायफ्राम किस प्रकार सहायक होता है। श्वसन की क्रिया में डायफ्राम किस प्रकार सहायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच आएगा, मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया को समझाएं। ये थ्योरी है। फिर थ्योरी आएगा, मनुष्य में गैसीय परिवहन की क्रिया को समझाएं। तो आइए विद्यार्थी, हम इन वीडियो में ये सभी प्रश्नों का जवाब को सुनते हैं। इसके बाद मैं लिखता हूं, उसको भी बताते हैं और याद कीजिएगा। और एक बात को याद रखिए कि आज 95% लाइफ प्रोसेस जैव प्रकर्म का दूसरा अध्याय पौधे और प्राणियों में श्वसन खत्म हो जाएगा, और वो बाकी बचा प्रतिशत जो आपने सुना वो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन से चीज और पढ़ने के बाकी है। क्या आप पढ़ रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं देख रहा हूं। तो मैंने बोला कि 95% आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, 5% बचेगा। तो क्या नहीं मैं पढ़ाया हूं वो आप अपनी बुक देख करके बताएंगे कमेंट में, तब मैं बताऊंगा। नहीं बताएंगे तो फिर नहीं बताएंगे। और एक बात याद रहे, आगे लाइफ प्रोसेस के तीसरा पार्ट पढ़ोगे, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, या अगला कोई दूसरा सब्जेक्ट साइंस का, जैसे बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स पढ़ना है कि केमिस्ट्री पढ़ना है, ये भी आपको कमेंट में लिखना है। याद रहे, आप जो कहिएगा वही आंसर पढ़ाया जाएगा। आप उसमें जो चैप्टर कहिएगा वही आंसर पढ़ाया जाएगा। आप लोग के आधार पर आप क्या चाहते हैं एकदम समझ करके, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, किसको सीखना चाह रहे हैं, इस चीज को समझिए। तो विद्यार्थी आगे आइए, हम प्रश्न का जवाब बताते हैं। तो सुने, क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताएं। यही आपका क्वेश्चन है विद्यार्थी। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताएं। मैंने क्वेश्चन भी पहले पूछा और आज उस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखा गया है। अब इसका मैं जवाब पहले आपको सुनाता हूं, इसके बाद मैं बोर्ड पर लिखता हूं, उसके बाद भी फिर दोबारा उसको
आपके सामने एक एक लाइन करके, एक एक वर्ड कर करके आपके सामने पढ़ेंगे और उसको गौर से देखेंगे आप। तो विद्यार्थी, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर सुनिए। श्वसन की क्रिया पौधे और प्राणी दोनों में होता है। पौधे में भी और प्राणी में भी। आपका चैप्टर 1 का नाम है पौधे और प्राणियों में श्वसन। इसका मतलब पौधे में भी और प्राणियों में भी श्वसन की क्रिया होती है। जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप जानते हैं कि यह क्रिया केवल पौधों में होती है। तो ये पहला पॉइंट रहा कि यह क्रिया पौधे और प्राणी दोनों में होता है और यह क्रिया जो है विद्यार्थी केवल पौधे में होती है, प्रकाश संश्लेषण। दूसरा पॉइंट श्वसन का। इस क्रिया में वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों होती है, क्योंकि आपने पढ़ा ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, इसलिए दोनों प्रकार के होते हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया का 2 भाग, प्रकाशीय प्रतिक्रिया और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी 2 भाग में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति में, और ये वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति में। तीसरा टॉपिक, श्वसन के क्रिया में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विद्यार्थी ग्लूकोज का बनना होता है। इसमें ऑक्सीकरण होता है और इसमें बनना होता है। यदि जंतुओं में लेते हैं तो श्वसन की क्रिया में जंतुओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में विद्यार्थी जी पौधे द्वारा ग्लूकोज का बनना होता है। तो यह क्रिया स्वपोषी एवं परपोषी दोनों में होती है और यह क्रिया केवल स्वपोषी में होती है, विषमपोषी में नहीं। तो ये आपको प्रश्न का जवाब मिला। अब हम इसको बोर्ड पर लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया था, उसका जवाब लिखे हैं, ध्यान से सुनेगा। यह क्रिया पौधे एवं प्राणी दोनों में होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल पौधे में होता है। यह क्रिया वायु की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में और इस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे जैविक ऊर्जा बनता है और इसमें ग्लूकोज का बनना होता है। इस क्रिया में स्वपोषी और विषमपोषी, क्योंकि पौधा और प्राणी जीव जंतु सब आते हैं, इसलिए यह क्रिया स्वपोषी और परपोषी दोनों में होता है और यह केवल स्वपोषी में होते हैं, यानी पादपों में। तो ये था आप लोग को श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। आगे हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं। विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन, पादप और प्राणियों के श्वसन के बीच 2 अंतर बताएं। आइए, 2 प्रमुख अंतर है। पहला, पादप में जो श्वसन की क्रिया होती है वो अनॉक्सी होता है और इसमें ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों होता है। पादपों में जो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का बनना होता है, इथाइल एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH मैं लिख दूंगा। और जंतुओं प्राणियों में जो अनॉक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है बल्कि लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये 2 गो अंतर है, मैं लिखता हूं अंतर, आंसर। देखिए विद्यार्थी, पादपों और प्राणियों के श्वसन में निम्न 2 अंतर है। 2 ही पूछ रहा था तो निम्न मतलब अलग अलग 2 अंतर है। पहला, पादपों में श्वसन क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है,
मतलब पौधों में अनौक्षिक श्वसन क्रिया होती है। जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो पादप, जबकि ब्लैक कलर, जबकि प्राणियों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो वायु की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में होती है। तो ये दोनों अंतर, यहाँ कलर से भी मैंने अंतर कर दिया। दिमाग लगाओ, केवल माथा मत लगा देना, बोझा उठाने का नहीं है। और दूसरी बात, पादपों में श्वसन से CO2 एवं इथाइल एल्कोहल बनता है, यानी पौधों में जो अनौक्षिक श्वसन की क्रिया होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इथाइल एल्कोहल बनता है। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र लिख दिए हैं C2H5OH। जबकि विद्यार्थी जी, प्राणियों में जो अनौक्षिक श्वसन की जब क्रिया होती है तब लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र होता है C3H6O3, बनता है CO2 नहीं। यानी अलग से आप टॉपिक भी बना सकते थे कि इसमें CO2 बनता है, इसमें CO2 नहीं बनता है। इसमें आपको बनने की क्रिया में इथाइल एल्कोहल बनता है विद्यार्थी, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। तो दो ही अंतर पूछ रहा था, इसलिए हम लोग दो ही अंतर लिखे। तीन अंतर कहा था तो फिर से आपने सुन लीजिए, तीन अंतर कहा था तो आप सुन लीजिए फिर से। वो क्या है कि पादपों में जो श्वसन क्रिया होती है वो अनौक्षिक होता है, प्राणियों में अवक्षय अनौक्षिक दोनों होता है, पहला पॉइंट। दूसरा हम लिखेंगे कि पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें आपको इथाइल एल्कोहल बनता है और प्राणियों में जो अनौक्षिक श्वसन की क्रिया होती है उसमें आपको लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ये दो अंतर हुआ। तीसरा, पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्राणियों में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो ये था हम लोग को पादपों और प्राणियों में श्वसन के बीच अंतर। तो आगे का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है कि डायफ्राम किस प्रकार श्वसन में सहायक है। आपको पीछे वाले वीडियो में जब भी आगे के वीडियो देखें, रिकॉर्ड करें, तो पीछे वाले वीडियो को अवश्य कम से कम देख लें। उससे से आपको थ्योरी को समझने में काफी लाभ होगा, काफी लाभ। देखिए, जैसे कि आपके पीछे की वीडियो में डायफ्राम के बारे में बताया गया और यहाँ उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो यदि हम लोग को डायफ्राम के बारे में यहाँ पर बताया होता या अभी डायफ्राम के बारे में बताते, तब तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा आपकी मदद से। तो पीछे आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, तो पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखेंगे, तब ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए मैं फिर इस वीडियो में डायफ्राम से संबंधित कुछ बात को बता देते हैं, लेकिन पीछे वाला वीडियो को भूल मत जाना, जरूर उसे पास लाना। वो क्या है कि 12 जोड़ी पसलियां के निचले हिस्सा, 12 जोड़ी पसलियां, ये इधर और इधर पसलियां होती है, उसके निचले हिस्सा जहां पर हम लोग अपने धड़कनों को महसूस करते हैं, धड़कने को। तो विद्यार्थी, ये 12 जोड़ी पसलियां के निचले भाग डायफ्राम कहलाता है। इसी के मदद से फेफड़ा का दाब बढ़ता और घटता है। दाब को बढ़ने और घटने से, जब दाब बढ़ेगा तो जो फेफड़े के अंदर गैस है वो बाहर निकलता है, जिस गैस को आप CO2 कहते हो। जबकि जब फेफड़े का दाब घटता है तब बाहर वाले गैस, जिसको आप ऑक्सीजन या वायु कहते हैं, वह हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है, तब फेफड़ा का आयतन बढ़ता है, अर्थात इसे सांस खींचने की क्रिया कहते हैं। अर्थात जब दाब बढ़ती है तो श्वास छोड़ी जाती है और जब दाब घटती है तब श्वास खींची जाती है। तो ऐसा ये बढ़ता घटता कब है? तो जब डायफ्राम पीछे से आगे और आगे से पीछे खिसकता है, तो इसके खिसकने से फेफड़े के आंशिक दाब बढ़ता और घटता है। जैसा कि आपको पीछे वाले
वीडियो में यह बताया गया है कि श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया में अंतर बताएं। तो एक तो बताया गया है श्वास लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया का लास्ट पॉइंट में देखिएगा लिखल रहेगा कि डायफ्राम आगे से पीछे खिसकता है और इसमें पीछे से आगे खिसकता है। तो इसी के मदद से श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है। तो अब देखिए क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकल रहा है, किस प्रकार सहायता करता है, सहायक होती है, इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है। तो विद्यार्थी यह जो है डायफ्राम की सहायता से फेफड़े का दाब बढ़ती और घटती है, जिसके मदद से श्वास ली और छोड़ी जाती है। तो ये था इसका जवाब जो हम आपके सामने वीडियो पर लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने प्रश्नों का उत्तर दिया गया है कि श्वसन के क्रिया में डायफ्राम, आप इतना इस बात को एक अति लघुत्तरीय के रूप में भी याद रखें कि श्वास लेना छोड़ना किसके मदद से होती है, तो डायफ्राम की मदद से होती है, क्योंकि डायफ्राम आगे से पीछे और पीछे से आगे की ओर खिसकता है। देखिए श्वसन की क्रिया में डायफ्राम आगे और पीछे खिसकता है, जिससे फेफड़ा का दाब बढ़ता और घटता है। सांस लेते समय, श्वास लेने के समय देखिए क्या होता है, सांस लेते समय डायफ्राम पीछे की ओर खिसकता है, जिससे फेफड़ा का दाब घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि आप खींच रहे हैं, श्वास खींच रहे हैं, तो हवा तो अंदर जाएगी ना, और पीछे की वीडियो में बताया गया है। तो विद्यार्थी श्वास लेने के समय आयतन बढ़ जाता है, जबकि सांस छोड़ते समय डायफ्राम पीछे खिसकता है, जिससे फेफड़ा का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है और आयतन घट जाता है जब छोड़ते हैं तब। इस प्रकार से डायफ्राम किस प्रकार सहायक है श्वसन क्रिया में, तो श्वास लेने और छोड़ने के रूप में यह सहायक है। इसी की सहायता से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये इस वीडियो में इसका जवाब। आगे देखिए विद्यार्थी, आपके सामने क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एल्कोहल बनने की प्रक्रिया को प्रमुख जैव रासायनिक चरणों का उल्लेख करें। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि श्वसन के उस क्रिया के बारे में आपको बताना है जिस क्रिया में ग्लूकोज से एल्कोहल का बनना होता है। बुझलो, तो पीछे वाला वीडियो जब देखे होंगे तो ये आपको पता ही होगा। और इस वीडियो में भी अभी तुरंत मैंने बताया कि जब पौधे में अनौक्षी श्वसन की क्रिया होती है तब इथाइल एल्कोहल, इसी को एथेनॉल भी कहते हैं, बनना होता है। तो एल्कोहल का बनना, यानी आपको लिखना पड़ेगा पौधे में अनौक्षी श्वसन की क्रिया के बारे में, तब इस प्रश्न का जवाब होगा। और आपको पीछे अनौक्षी श्वसन क्रिया आपको पीछे वाले वीडियो में बताए हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के और 100+ जाना चाहते हो, पूर्णतः समझना चाहते हो, अपने पास इस प्रश्न का जवाब रखना चाहते हो, तो इस वीडियो के साथ साथ इसके पीछे वाले वीडियो को अवश्य देखें, तब आपके पास रहेगा। तो फिर रिटर्न, ये फुटबॉल की तरह है, गेंद की तरह। आप दीवार हैं, हम यहाँ से बॉल देते हैं और आप यदि उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास तो बॉल जाएगा और वापस मेरे पास आ जाएगा। इसलिए सावधानी से आप उसको कैच करने को कोशिश करें, नहीं तो आउट। ध्यान में रहे विद्यार्थी। आइए आपके सामने इस प्रश्न का जवाब मैंने भी एक छोटे शब्दों में बताए, अब डिटेल करते हैं कि हम लोग को अनौक्षी श्वसन क्रिया पौधे में यदि लिख देंगे तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, क्योंकि पौधे में अनौक्षी श्वसन क्रिया में ही एल्कोहल का बनना होता है और उसका फिर रिएक्शन लिखना पड़ेगा।
रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, और उसके इक्वेशन, समीकरण। तो आइए आपके सामने अभी इस वीडियो को उत्तर के रूप में दिया, अब इसको लिखेंगे, सो सुनिए। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने ग्लूकोज से अल्कोहल का बनना पौधों में होता है जब अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया होती है तब। इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का बनना होता है। इसका नाम है इथाइल एल्कोहल अथवा एथेनॉल। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल। तो विद्यार्थी जी, आपको प्रश्न यही कह रहा था कि उस रासायनिक अभिक्रिया को, श्वसन की उस रासायनिक अभिक्रिया को बारे में बताइए जिसमें अल्कोहल का बनना होता है। तो यह क्रिया केवल पौधों में होती है। जब होती है जब अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया होता है तब इस क्रिया में अल्कोहल का बनना होता है, इसलिए इसको अल्कोक्सिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। याद रहे, इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ये कोई खास प्रश्न नहीं था, सिर्फ आपको उपनाम, दूसरे नाम से पुकारा जाना। यदि आपको कहता अनॉक्सिक श्वसन क्रिया को लिखे समीकरण के द्वारा, तो विद्यार्थी अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया पादप और जंतु दोनों में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कह रहा था कि उसको बारे में बताना जिसमें एल्कोहल का बनना हो। तो हमने पौधे के बारे में ले दिया। अभी कह देता कि उस रासायनिक अभिक्रिया को, श्वसन के उस रासायनिक अभिक्रिया को बारे में लिखिए जिसमें लैक्टिक अम्ल का बनना होता, तो जंतु वाला लेते, क्योंकि जंतु में लैक्टिक अम्ल बनता है और एल्कोहल का बनना पौधों में होती है। तो ये रहा आपके इस वीडियो में प्रश्न उत्तर है। तो और आप लोग के लिए इसमें ढूंढिएगा, खोजिएगा कौन ऐसा थ्योरी है जो नहीं पढ़ाया गया है। मैं बता देता हूँ कि 5% अभी नहीं पढ़ाए मेरे तरफ से, और आप देखिएगा, मेरा एक नज़र है, आपका हजारों नज़र है। मैं गिन नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो गिन सकता हूँ कि कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं। इसलिए इस बात को भूल मत जाना, खाना पे खाना जोड़ देना लेकिन बनाना मत छोड़ना। तो याद रहे, आगे हम फिजिक्स का अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें डाल रहे हैं, गौर करेंगे। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में भी लगातार प्रश्न और उसके उत्तर अति लघुत्तरीय की दिया जा रहा है, और बाकी यहाँ से देखिए इसके पहले दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 46 है। आवर्धन का संबंध ऊंचाई के रूप में बताना है। आवर्धन का दो सूत्र होता है, एक दूरी के रूप में और एक ऊंचाई के रूप में। यहाँ पर ऊंचाई -hi बटे ho, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो ये जवाब हुआ क्लियर। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से तिहाई बनाता है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उसका तिहाई भाग प्रतिबिंब बन गया, क्योंकि इसमें छोटा होता है। तो जितना बड़ा वस्तु है उसका 3 भाग बन रहा है, कौन चीज? प्रतिबिंब। तो कहता यदि वस्तु 15 मीटर पर हो तो उसकी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा? उस 15 का तिहाई भाग लेंगे तो 15 गुने 1/3, 3 × 5 = 15। आपका आंसर क्लियर, 5 मीटर। और देखिए, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होती है, तो कहता है कितने किरण परावर्तित होगा? तो जितनी आपतित होती है उतनी परावर्तित होती है। तो आपका जवाब मिला 1। अगला, उस दर्पण का नाम बताए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित, मतलब बड़ा और आवर्धित दिखाई पड़ता है। आपको पीछे वाले वीडियो में बताया गया होगा कि अवतल, उत्तल एवं समतल तीनों दर्पणों को ये दिया जाता है, तो बिना छुए आप इसका पहचान कैसे करेंगे? तो जिसमें बड़ा हुआ होगा, आवर्धित हुआ होगा, वो दर्पण होगा आपका अवतल। तो विद्यार्थी, अगला, किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। आप पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, अवतल उत्तल दर्पण में अंतर में भी यह क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है। और यहाँ देखिए विद्यार्थी, एक दर्पण की फोकस दूरी -15 हो तो
-15 चिर परिपाटी में बताया गया कि अवतल दर्पण की फोकस ऋणात्मक होता है, तो कहता है कौन सा दर्पण होगा, तो यहाँ माइनस चिन्ह का मतलब हो गया अवतल दर्पण। जवाब हुआ क्लियर। अब पश्च दर्पण मतलब इसको हिंदी बोलते हैं साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण उपयोग होता है, तो जवाब रहा उत्तल दर्पण। और विद्यार्थी अधिगोलीय दर्पण की आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो विद्यार्थी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से, तो आपतन कोण 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री। तो आइए यहां तक देखिए विद्यार्थी, आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन, हजामती दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, मतलब हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल का। यदि a बराबर -15 सेंटीमीटर मतलब अवतल दर्पण है, माइनस u बराबर 30 सेंटीमीटर, तो v का मान ज्ञात करें। तो v बराबर आपको सूत्र बताए हैं UF बट्टे u माइनस f, उससे निकालिएगा तो v का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया विद्यार्थी जी जितना दूरी पर वस्तु रखल है, तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु भी है और 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब भी है। इसका मतलब यह हुआ कि समान दूरी पर तभी होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है। तो उसी का रहा था कि वस्तु ध्रुव पर होगा कि फोकस पर होगा कि वक्रता केंद्र पर होगा कि त्रिज्या पर होगा, तो आपका जवाब होगा वक्रता केंद्र पर। समझ में आई बात। वहां 2 क्वेश्चन कर रहा था। जब आवर्धन का मान 1 से बड़ा, इस चीज को ध्यान दे, जब बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, बराबर तो बराबर, मतलब 1 से जब बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, 1 से जब छोटा होगा तो छोटा प्रतिबिंब होगा, 1 के बराबर होगा तो बराबर प्रतिबिंब होगा। देख रहे हैं आपके सामने, 1 से बड़ा बोला तो भी बड़ा होगा, यू छोटा होगा, छोटा बोलेगा छोटा हो जाएगा, बराबर बोलेगा बराबर हो जाएगा, याद रहे। और सारी बात मिलेगा, ऐसी बात नहीं। इस क्वेश्चन के बारे में किसी विद्यार्थी ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किया था कि सर परवलयिक दर्पण का उपयोग नहीं बताए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जितना भी क्वेश्चन करेंगे, मेरे दिए गए सेट में क्वेश्चन आपके लिए अधिक पड़ जाएगा। याद रहे, क्योंकि मैं जितना इस एक चैप्टर से क्वेश्चन बना दिए हैं कि उतना आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन तो करें, पहले मेरा सेट लिख लें 120। इसमें आप देखिएगा कि जितना प्रकार का क्वेश्चन आप पूछेंगे सारा सेट में रहेगा, कुछ थ्योरी में रहेगा, जरूर रहेगा, मेरा वादा है। और ये भी वादा है कि यदि प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन किया तो वह क्वेश्चन मेरे 120 के अंदर रहेगा। यदि बाहर रहा तो मेरा किस्मत समझिए खराब है, आपका नहीं मेरा, याद रहे। तो ये सभी दूरी कहां से मापी जाती है, दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। द्वारक का मान अंश में बताना, द्वारक का मान, दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, इसका मान 10 डिग्री से कम होता है। मैंने इसका जवाब बता दिया। अंश में जब पूछेगा तो 10 डिग्री से कम। परवलयिक दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, अग्रदीप में, पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बता चुके हैं, क्योंकि उस समय विद्यार्थी ने क्वेश्चन हमसे किया, मैंने उसका जवाब दिया। आप भी कमेंट में क्वेश्चन भेजें, कमेंट करें। ये आप लोग को चौथा 4 वीडियो में यह दिया गया प्रश्न, प्रत्येक वीडियो में 15 करके है। आप इसको रट जाए हर हालत में। और एक बात याद है, मैं आपसे मुलाकात लाइव में आने वाले हैं 22 तारीख को 12 से 1 बजे के बीच। आप इंतजार करेंगे, मैं भी आपका इंतजार मिलने के लिए। और उसमें एक चीज और ध्यान में, यथासंभव हो सके तो आप अपने गार्जियन के साथ उस समय रहें तो बहुत सुंदर होगा। मेरा आशीर्वाद और आपके गार्जियन के आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। आपको भी खुशी होगा और हमको भी खुशी होगा। इस बात की खुशी होगा कि आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते। तो लाइव क्लास में आपका इंतजार रहेगा, है ना, 12 से 1 बजे के बीच 22 तारीख को इसी महीने में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।